अगर आप लोगों को सुनाई दिया है तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि दोनों ही डीएनए को कट लगाने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम को यूज़ किया गया है। सवाल मेरा ये है कि क्या दोनों डीएनए जो सोर्स अलग-अलग हैं, मीन्स यहाँ पे डीएनए आपका हो सकता है प्लांट से हो, एनिमल से हो या बैक्टीरिया से हो, और यहाँ पे आपका कोई प्लाज़्मिड डीएनए जो कि एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल से होता है। तो इन दोनों डीएनए को कट करने के लिए यूज़ किए जाने वाले जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम हैं, क्या ये दोनों सेम होंगे या ये अलग होंगे, और अगर होंगे तो क्यों होंगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे का? ये मेरा सवाल था। तो यहाँ पे यूज़ होने वाले जो एंजाइम होंगे दोनों सेम होंगे? अच्छा, ऐसा क्यों? अगर डिफरेंट हो जाएँगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ओके, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये सेकंड है, राइट? जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे सबके सब पैलिंड्रोमी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो अगर मेरा सवाल ये है कि अगर इसको मैं फर्स्ट से ट्रीट करा दूँ और इसको सेकंड से ट्रीट करा करके कट लगा दूँ, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? ओके, सो लाइगेशन में प्रॉब्लम आएगी, हाँ? मतलब कि बेसेस जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिल पाएँगे। चलिए, तो आप सभी लोगों को स्टिकिंग का फॉर्मेशन सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो वन करेंगे तो करेंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली जो चीज़ है वो यही है कि अगर आप डिफरेंट टाइप के रेसिस एंजाइम से ट्रीट करा देंगे, तो जो वहाँ पे रिकॉग्निशंस कटने के बाद जो आपकी स्ट्रैंड बनेगी वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, और क्लोनिंग होने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर दैट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम रेसिस एंजाइम्स क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं। तो चाहे वो आपका डोनर डीएनए जो भी हो और यहाँ पे आपका प्लाज़मिड होगा, दोनों को सेम रेसिस एंजाइम से ट्रीट कराएँगे, और अगर ये सेम रेसिस एंजाइम से ट्रीट अगर होगा तो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ करेगा, और जो भी आपके वहाँ पे डीएनए कट होकर के एंड बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ताकि जब आप यहाँ पे इन दोनों को लाइगेज कराने की कोशिश करेंगे तो अच्छे तरीके से इनमें क्या हो सके, पेयरिंग हो सके। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोग सेम काइंड ऑफ रेसोनेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये डीएनए का पार्ट अब सेगमेंट आपका यहाँ पे कट करके निकल गया है, हालांकि ऐसा आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ऐसा होता नहीं है। लाइक दैट इस तरीके से कट होने के बाद आते हैं, यहाँ पे भी ये थोड़ी गलती दिखाई जा रही है फिगर में। प्लाज्मिड आपका मान लीजिए सपोज जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये कट करके आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक तरफ आपका ऐसे प्रोटोइडल फॉर्म में रहता है, राइट? तब जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो पहले स्टेप में क्या कराएंगे, रेसिस्टेंस एंजाइम से उसको क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे। दोनों ही सोर्स ऑफ डीएनए को सेम काइंड ऑफ रेसिस्टेंस एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, देन उसके बाद उसको मीडिया देते हैं जहां पर दोनों स्ट्रैंड आकर के आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। उसके लिए लाइगेज एंजाइम का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और अगर आपका लाइगेज एंजाइम का से काम हो गया तो आपका जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, होस्ट सेल्स में मींस बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और जब यहाँ पे ये आएगा तो जितनी बार बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार आपका ये जो भी प्लाज्मिड का वेक्टर है मींस प्लाज्मिड है वो भी क्या करेगा, आपका मल्टीप्लाई करता है। तो साथ साथ आपका जो आर डीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये भी क्या करेगा, आपका मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आपका डीएनए होगा तो डीएनए की कॉपी बढ़ेगी, प्रोटीन होगा तो उसके प्रोटीन का सिंथेसिस भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट जब बन जाएगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, कॉपी बनेगी, कॉपी बनने के बाद आपका यहाँ पे प्रोटीन्स बन रहा है, और इसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं अपने पर्पज के लिए। तो ये आपका एक बेसिक अप्रोच है किसी भी जीन को क्लोन करने के लिए, किसी भी जीन को के प्रोटीन्स को एक्सप्रेशंस कराने के लिए, राइट? वहाँ पे वेक्टर सिर्फ अलग अलग चेंज हो जाते हैं। बाकी क्लोनिंग का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेम यही होता है कि आपका पहले डीएनए को दोनों को क्या कराना है, फ्रेगमेंटेड करना है छोटे छोटे पार्ट में, ताकि वो एक दूसरे से पेयर कर सकें, और उसके बाद उसको लाइगेज एंजाइम से क्या करते हैं, ट्रीट करा देते हैं। फिर उसके बाद उसको होस्ट सेल्स में इंट्रोड्यूस करा देंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए अलाउ करेंगे, देन उस प्रोटीन का या उस डीएनए का हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये आपका कंप्लीट है जो कि आरडीटी टेक्नोलॉजी के स्टेप्स होते हैं। इसमें कौन-कौन से एंजाइम यूज़ हुए हैं ये आप देख लीजिए यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं या कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है ये आपने देख लिया, और कौन-कौन से स्टेप्स होंगे उस स्टेप्स के बारे में भी आपने देख लिया। तो मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं कि कौन-कौन से टूल्स इस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जा सकते हैं, मीन्स किए जाते हैं आपके जीन क्लोनिंग के पर्पज़ के लिए।
इन टूल्स से भी आपसे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बना के पूछता है, तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस जिसको आप मॉलिक्यूलर शियर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका डीएनए लाइगेज है जिसको आप मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होता है और ये आरएनए की कॉपीज़ का कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी क्या बनाता है, डीएनए बनाने का काम करेगा, राइट? यहाँ पे जो डीएनए बनता है उसको आप cDNA के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद आपका आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसका फंक्शंस आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका क्या रोल होता है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेसिकली क्या करते हैं, 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये इसका आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमेशा काम यहाँ पे करता है, मीन्स आपके राइबोस शुगर में जो पेंटोस फॉस्फेट आपका जुड़ा हुआ है फिफ्थ कार्बन पे, उसको क्या करेगा, क्लीव करने का काम करेगा। तो इसको पिक्चर को आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से एग्जाम के टाइम पे याद रहे। तो मान लीजिए आपका ये पूरा पेंटोस शुगर है और इसमें ये कार्बन के नंबर हैं और यहाँ पे आपका क्या होता है, फिफ्थ नंबर वाला कार्बन और फिफ्थ नंबर पे से कार्बन से क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज आकर के आपका यहाँ पे क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। मीन्स इस तरीके से फॉस्फेट क्या होगा, निकल जाएगा। कौन से प्राइम से, 5 प्राइम से। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे ये प्राइम के बारे में ही पूछ देता है कि हाँ कौन से प्राइम पे आपका ये काम करेगा। सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या होगा, जहाँ पे भी आपका फॉस्फेटेज या के नाम से अगर एंजाइम आ जाए, ये एंजाइम दो तरीके का भी होता है, एसिडिक भी होता है और अल्कलाइन भी होता है, राइट? एसिडिक एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। यहाँ पे फॉस्फेट लिखा हुआ है, ये फॉस्फेटेज होगा, राइट? ये टाइपिंग एरर है। सो फॉस्फेटेज जो एंजाइम होते हैं वो फॉस्फेट को क्लीव करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जब कभी भी प्लांट को या एनिमल्स को अगर फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है तो फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो फॉस्फेट आपका दो सोर्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो चूंकि आप लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका क्या करेगा, काम करेगा, जो कि 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। यहाँ पे अल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ उस पीएच पे काम करता है जिस पीएच की वैल्यू जो होती है मोर देन 7 होती है, राइट? तो उस पीएच के रेंज के बेसिस पे इसका नाम दिया गया। और दूसरा है आपका T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और ये आपका क्या काम करेगा, ऐड करने का काम करता है 5 प्राइम पे, जो कि जस्ट अपोजिट हुआ किसका, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव करने का काम करेगा, जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो होगा वो ऐड करेगा फॉस्फेट ग्रुप को किससे, फ्री प्राइम ऑफ 5 कार्बन। मीन्स ये वाला जो आपका कार्बन है फिफ्थ वाला, इस फिफ्थ वाले कार्बन जो कि फ्री फॉर्म में है, यहाँ आकर के फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम करेगा। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ये दोनों एक दूसरे के जस्ट एंटागोनिस्टिक हैं। वो रिमूव करने का काम करता है और ये ऐड करने का काम करता है। S1 न्यूक्लियस ये आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे क्या करता है, काम करने, कट करने का काम करता है और ये डाइजेस्ट करता है बोथ 3 एंड 5 प्राइम प्रोटीन इंड को। मीन्स व्हाट, जैसे अगर सपोज कीजिए इस तरीके का आपका ये डीएनए कटिंग हुई है और ये आपका मान लीजिए 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है। तो ऐसे जो बढ़े हुए वाले पार्ट होते हैं उसको आप प्रोटीन एंड के नाम से जानते हैं, बढ़ा हुआ पार्ट, बल्ज पार्ट। तो उसको उस वाले एंड को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये सिंगल स्टैंड जहाँ पे डीएनए आपको दिखाई देगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा क्लास ऑफ न्यूक्लियस आपका सिर्फ और सिर्फ एसएस मीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे काम कर सकता है। सो आंसर इज S1 न्यूक्लियस। ये S1 न्यूक्लियस जो होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंड डीएनए पे काम करेगा और दोनों ही एंड को, दैट मीन्स 3 प्राइम और 5 प्राइम के जो ये बढ़े हुए पार्ट होते हैं इनको कट कर करके इनको नॉर्मल बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है लिंकर एंड अडाप्टर के बारे में कि ये लिंकर अडाप्टर क्या होते हैं, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपका कोहेसिव इंडिया स्टिकी एंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इनमें बेसिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अभी इनको डिटेल में आगे हम लोग देख लेंगे। तो पहले आप यहाँ पे नाम जान लीजिए कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपका एक्सोन्यूक्लियस, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि न्यूक्लियस का एक क्लास है एक्सोन्यूक्लियस जो कि आपके टर्नल पे क्या करता है, कट लगाता है, लाइक दैट, इस तरीके से। और इसके बाद आपका ये इतनी क्या है आपके टूल्स होते हैं, मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाने वाले एंजाइम्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है आपका वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये दोनों आपके क्या हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी ज़रूरतें कभी कभी पड़ती है जैसा आपको ज़रूरत हो। तो आपने यहाँ पे देख लिया। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, इसका काम होता है कि ये 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको रिमूव करता है। कभी-कभी ज़रूरत होती है कि अगर मान लीजिए आपका ये जो आगे का कोई बॉन्ड नहीं बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको रिमूव करने का काम करेगा। तो इस अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम बेसिकली ये होता है कि ये फ्री फॉर्म फॉस्फेट को अवेलेबल कराता है। तो अवेलेबल कहाँ से कराएगा? जैसे मान लीजिए कि कोई सेल्स आपकी डेड कर गई हैं, राइट?
और उस डेड सेल्स में ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड पड़े हुए हैं। तो उस न्यूक्लिक एसिड को आपको से फॉस्फेट ग्रुप को फ्री कराने का काम जो करेगा, कौन करेगा? अल्कलाइन फॉस्फेटेज करेगा। जितने भी सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, वो डेड सेल्स से, जैसे जो पत्तियाँ गिर के सड़ जाती हैं, मैन्योर जिसे आप बोलते हैं, उस मैन्योर से वो लोग क्या करते हैं? फॉस्फेट को ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग दिस एंजाइम। ओके, सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को, आपके जो भी न्यूक्लियोटाइड हैं, उसमें से फिफ्थ कार्बन पे जो पाया जाने वाला का फॉस्फेट ग्रुप होगा, उसको हटाने का काम करता है। ये इसका काम है। रस 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 जस्ट जस्ट अ मिनट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है आपका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए। वो किसी ग्रुप को ट्रांसफर या ग्रुप को हटाने का काम नहीं करता, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहाँ पे ये आपका जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को हटाने का काम कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, उनको ब्रेक करने के लिए यूज करता है। कोई कुछ बोल रहा था अभी जस्ट। हाँ हाँ। हम्म हम्म बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी यूज होता है इसका। अभी आपने सिर्फ यहाँ पे नाम देखा, अभी आगे जब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल से भी आपको पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको मैं नाम यहाँ दिखा रहा था कि हाँ, कौन-कौन से टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो ये जो पॉइंट आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपका हो, यही तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड आगे अगर नहीं बनाना तो ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि ये अगर रहेगा तो यहाँ पे अटैक होता रहता है थर्ड प्राइम वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और बॉन्ड बनता रहेगा। तो जब कभी भी मतलब आपको ये करना हो कि ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर अब बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे, उस टाइम पे इसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ओके? तो ये चीज़ किया जाता है, दैट इज़ व्हाई इसको ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अर्चना इनका वंदना का सवाल यही था कि यहाँ पे इसका क्या यूज़ है ना? तो आपके आपके सवाल के लिए आंसर दिया है सुजाता ने कि इसके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाता है ताकि वो फिर से जाकर के बॉन्ड ना बना ले या फिर एनिलिंग करने का काम ना कर पाए। तो इस फॉस्फेट ग्रुप के हट जाने की वजह से फर्दर बॉन्ड नहीं बन पाते हैं। और आपका जो ये डाउट था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर कर रहा है तो उसकी क्या ज़रूरत है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, लाइक दैट, इस तरीके से। ओके, तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पे आपके दोनों फ्री एंड हो जाएँगे। एक मान लीजिए 5 होगा, एक 3 होगा, तो 5 वाले फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो ये दूसरे वाले से फिर से जाकर के रिएक्शंस करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसी को इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पे ग्रुप को क्या करते हैं? हटा देते हैं फॉस्फेट वाले को। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। तो रेस्ट्रिक्शंस को जानने से पहले पहले हम लोग एंडोन्यूक्लियस को देख लेते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि आपके डीएनए के इंटरनल एंड पे क्या करता है? कट लगाता है, राइट? तो ऐसा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डीएनए के किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही सिर्फ क्या करे? कट लगाए, उसको आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है अपने आप को, और एक फिक्स जगह पे ही क्या कर सकता है? कट कर सकता है, ऐसे ही पूरे डीएनए पे कहीं पे भी काम नहीं करेगा। जबकि नॉर्मल जो क्लास ऑफ एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को कहीं से भी ऐसा कट करने का काम कर सकते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो स्पेसिफिक किसी डीएनए के सीक्वेंस जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक वो काम अपना नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होते हैं जो कि इंटरनल कट लगाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, जबकि आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एक क्लास होता है एंडोन्यूक्लियस का जो डीएनए को सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे ही क्या करता है? कट लगाता है, और ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस के नाम से भी जानते हैं। Okay, so the presence of a resistance enzyme was first postulated by the W. Erber in 1916। ये इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था या बताने की कोशिश की थी कि हाँ, इस नाम का भी कोई चीज़ होता है जो जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है? बचाने का काम करता है। इसका एक्चुअली जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचाने का काम, मतलब जितने भी बैक्टीरियोफाज होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? इंगल्फ कर जाते हैं, मीन्स खा जाते हैं। मतलब उस पे अटैक कर जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया ने अपने प्रोटेक्शंस के लिए एक मशीनरी या एक सिस्टम क्या किया? इवॉल्व किया कि जब कोई भी डीएनए का या कंटेन करने वाला अगर कोई इन्वाइडर अगर हमारे ऊपर अगर आएगा और हमारे सेल्स में अगर एंटर करता है तो हम उसके डीएनए क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो कट कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट जो होगा हमारे ऊपर नहीं पड़ पाएगा। दैट इज़ व्हाई उसका नाम रखा गया था रेस्ट्रिक्शंस, रोकने का काम करता है ये। तो बैक्टीरिया जो था वो अपने आप को बचाने के लिए, किससे? बैक्टीरियोफाज से बचाने के लिए इस
इस टेक्नोलॉजी का या इस टेक्निक का क्या करता था, यूज़ करता था। उसने अपने अंदर में एक ऐसे एंजाइम का डेवलपमेंट किया, जो कि बाहर से आने वाले जो डीएनए होते थे, उनको डीएनए को क्या करता था, कट कर देता था। बार-बार छोटे-छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक आउट कर देता था। जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते थे वायरस की, उनकी असेंबली नहीं हो पाती थी, और असेंबली अगर नहीं हो पाएगी तो फिर वहाँ पे उनका कोई मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो पाता था। दैट इज़ व्हाई इसका नाम हम लोग रिस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। लेकिन चूँकि ये एंजाइम तो उसने अपने अपने प्रोडक्शंस के लिए, अपने सेफ्टी के लिए बनाया हुआ था, बट साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इसका तो बड़ा फ़ायदा है। इससे डीएनए को हम लोग कट कर सकते हैं, और जहाँ कहीं पे भी चाहें, अगर सीक्वेंसेस अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पे वो कट लगा सकता है, तो उनको डीएनए का फ्रेगमेंट मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले रेसिस्टेंस एंजाइम को रिपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम ये है। और जबकि जो सबसे पहला आपका रेसिस्टेंस एंजाइम जब देखा गया, मीन्स आइसोलेट किया गया, तो उसके लिए 3 लोगों को क्रेज़ जाता है। डॉक्टर स्मिथ को जाता है, नाथन को जाता है और अर्बर को जाता है। तो ये 10 साल पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था 1960 में, जबकि आइसोलेट कब हुआ, 1970 में। 10 इयर्स लग गए इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, कि हाँ, आपका जो रेसिस्टेंस एंजाइम होता है वो कैसे आइसोलेट किया जा सकता है, क्या इसका फंक्शंस होता है। ओके। और इन लोगों को बेसिकली इसके लिए नोबेल प्राइज़ के लिए भी क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। और 1978 में, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी लगभग 18 साल की रही। एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करना, और उसके लिए इतना बड़ा काम था ये, कि उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये साइंटिस्ट का नेम भी आपसे कभी-कभी पूछ लेता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो हिस्ट्री है वो यही है, कि आपका ये जो एंजाइम है वो सिर्फ़ प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, मीन्स बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। और बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्शंस करने के लिए क्या करता है, ये यूज़ करता है। तो सवाल जो बनता है उसका आंसर पहले दे दिया हूँ, कि फिर बैक्टीरिया अपने ही डीएनए को कैसे प्रोटेक्शन का काम करता है। मान लीजिए अगर आपका ये, कुछ लोग नया भी जुड़े हैं, मान लीजिए अगर आपका ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का आपका ये क्या है, क्रोमोसोम्स मीन्स डीएनए है, राइट। और इसके पास क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये यूज़ कब कर रहा है, कि जब इन पे कोई अटैक करने वाला वायरस अगर आ जाता है, बैक्टीरियोफेज जिसको आप बोलते हैं, अगर ये वायरस आकर के यहाँ पे अटैक करता है, तो करता है क्या, अपने डीएनए को इंसर्ट करेगा, और उसके डीएनए में क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। और जब मल्टीप्लाई करेगा, इसकी प्रोटीन की असेंबली बनती है, और यहाँ पे फिर से एक नया क्या करता है, वायरस पार्टिकल बन जाता है इस तरीके से। तो वायरस के पार्टिकल बन जाते हैं, तो इस सेल्स को क्या करता है, लाइसिस कर देता है। तो ये बैक्टीरिया ने इस वायरस से बचने के लिए अपना एक एंजाइम का क्या किया, इवोल्यूशन किया, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सवाल यहाँ पे बनता है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इसके डीएनए को फ्रेगमेंटेड कर सकता है, तो फिर खुद के डीएनए को क्यों नहीं करता? तो उसके लिए आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, कि यहाँ पे मिथाइलेशन की प्रोसेस हो जाती है। बैक्टीरिया अपने डीएनए के स्ट्रैंड पे मिथाइलेशंस कर देता है, जहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इस मिथाइल ग्रुप के ऐड हो जाने की वजह से वो उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, और उसको कट नहीं लगा पाता है। सो बैक्टीरिया अपने खुद के डीएनए को प्रोटेक्शंस करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन। और जबकि जो बाहर से आने वाले, और ये काम करता है उनको पहचानने में भी, जिस पे मिथाइलेशंस नहीं होगी वो फॉरेन डीएनए मान लेता है, उसको कट कर देगा, राइट। और जबकि जिस पे मिथाइलेशंस होती है उनका खुद का सेल्फ डीएनए होता है, और उस चीज़ पे जाकर के वो काम नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया ने अपने प्रोटेक्शंस के लिए ये मैकेनिज्म को इवॉल्व किया, और इसका पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो मिथाइलेशंस की प्रोसेस है, जिसके हेल्प से बैक्टीरिया का डीएनए बचा रहता है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के इफेक्ट से। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या-क्या होगी, यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर पहला आपका ये है, कि जिस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज़ करेगा, जहाँ पे ये इसकी बाइंडिंग होती है, जहाँ पे ये कट लगा सकता है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और इन सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। इनका ओरिएंटेशंस के अगर बेसिस पे देखा जाए, तो अगर मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, और अगर इनकी रीडिंग 3 प्राइम टू 5 अगर कर रहे हैं, तो ये यहाँ से रीड करने पे जो सीक्वेंसेस आए, वही सीक्वेंसेस यहाँ से भी रीड करने पर आए, तो इसको आप क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, राइट। तो ये आपका होता है क्या, ऐसे सीक्वेंसेस जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। तो पैलिंड्रोमिक क्या होंगे, अभी यहाँ पर लोग देखेंगे, पहले बाकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन साइट इज रिकॉग्नाइज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डीएनए सोर्सेज। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपका जो डीएनए है, वो डीएनए चाहे प्लांट सेल से आया हो, चाहे बैक्टीरिया से आया हो, चाहे आपका वायरस से आया हो, कहीं से भी आया हुआ होगा, उसको इस बात से मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ किससे है, 4 नाइट्रोजनस बेसेस से। किससे, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस से। अगर वो डीएनए का सीक्वेंस, वो बेसेस उसको कहीं मिल जाते हैं, तो वो डीएनए का सोर्स, चाहे वो आपका प्लांट से आया हो, चाहे वो आपका एनिमल से आया हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया से आया हो, चाहे आपका वायरस से आया हो, किसी भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से अगर आपका डीएनए आया होगा, इस पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आसानी से क्या करेगा, कट लगाने का काम करता है।
तो ये आपका जो सोर्स ऑफ डीएनए होता है, उसपे कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है कि बैक्टीरिया का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो सिर्फ़ बैक्टीरिया के ही डीएनए को कट करेगा या बाकी डीएनए को कट नहीं कर पाएगा। ये इसकी लिमिटेशंस नहीं है। तो बड़ा यूनिक ही प्रॉपर्टी है इसका कि डीएनए का सोर्स आपका कुछ भी हो, कहीं से भी डीएनए आया हुआ हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मतलब सिर्फ़ आपके 4 नाइट्रोजनस बेसेस से होते हैं कि अगर वो बेस पेयर उसको मिल रहे हैं और वहाँ उनका नेचर पैलिंड्रोमिक अगर हो जाता है, तो उसको क्या करेगा, लगा देगा, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ हो। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय क्लीविंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जहाँ पे आपका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होगा, उन सीक्वेंसेस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो कभी-कभी आपसे ये पूछा जाता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियाइज कौन से टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करेगा? तो सिंपल सा आंसर है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो डेफिनिटली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। नंबर पहला कि जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा उसको आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। दूसरा, जो सोर्स ऑफ डीएनए होगा उसके सोर्सेस पे डिपेंड है, ये नहीं करेगा, कहीं से भी डीएनए मिल जाए उसको, सिर्फ उसको बेसिस से मतलब है, बेस पेयर अगर मिलते हैं तो काम करेगा। तीसरा आपका ये दिखाया गया कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करने का काम करेगा। तो ये हैं आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। यहाँ पे आप देखिए, जिसकी अगर रीडिंग हम लोग यहाँ पे देखें, तो इस डायरेक्शंस में आपको ये देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आपका जी है, ए है, टी है, टी है, सी। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। एनटीडी मीन्स न्यूक्लियोटाइड। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में सपोज अगर आपका ये 5 प्राइम है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 प्राइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। तो दोनों ही कंडीशंस में मीन्स रिवर्स ओरिएंटेशंस में भी पढ़ने पर अगर आपके वही सीक्वेंसेस दिखाई दे मिल जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपका 5 प्राइम पे जी ए ए टी टी सी, इस तरीके से अगर आप यहाँ से मूव करेंगे इस तरफ में, तो आपको यही दिखाई देगा, जी ए ए टी टी सी। तो ऐसे सीक्वेंसेस को ही आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के इंटरनल पे ही या उसके बाहर या उसके अंदर में ही क्या करता है, वो कट लगाता है। तो जिस सीक्वेंसेस को ये आपका रिकॉग्नाइज करेगा उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, और उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जिस जगह पे कट लगाएगा उसे रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो कभी-कभी आपसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड साइट में भी डिफरेंस पूछ लेता है। पूछा है एग्जाम में कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जहाँ पे कट लगाता है, उस कट वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझिए कि मान लीजिए आपका ये पूरा का पूरा जो डीएनए का सीक्वेंस है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, राइट? तो इसे आप क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका इस पूरे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस में से मान लीजिए डीएनए ने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट यहाँ पे इस तरीके से लगाया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक ऐसे यहाँ पे लगा दिया, तो ये वाले जो साइट होंगे इसको आप क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट बोलेंगे। मीन्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट, जहाँ पे कट लग रहा है, तो कट करने वाले पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और जबकि जो पूरा सीक्वेंस जिसको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, जो कि पैलिंड्रोमिक नेचर का होगा, उसको आप रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या साइट क्या हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे मान लीजिए आपका पूरा ये है, तो जहाँ पे पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस जिसको रिकॉग्नाइज करेगा उसे आप रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, और जिस पे कट लगाएगा उसे आप रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट के नाम से जानते हैं। तो ये कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं, और इसका कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। जितने भी अब तक आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वेरियस टाइप आपने पढ़ रखे हैं, हिंड थर्ड, बाम H1, PSLV, जो भी आपने देखा हुआ है वो सब के सब आपके पी के सेल्स से मिलते हैं। अब तक के रिसर्च में कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूकैरियोटिक के सेल्स में नहीं देखा गया है। कुछ कोशिश की गई थी ईस्ट सेल्स में फाइंड आउट करने के लिए कि ईस्ट सेल्स जो होते हैं आपके प्लाज्मिड को कंटेन करते हैं। देखा गया था, तो क्या प्लाज्मिड भी आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंटेन करेगा, अभी इसके लिए प्रोसेस चल रहा है। अभी फिलहाल कोई ऐसा रिसर्च आर्टिकल इस बात का दावा नहीं करता है कि हाँ, आपके ईस्ट सेल्स में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब तक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ऐसा सेल्स है जो कि प्लाज्मिड को कंटेन करता है और साथ साथ में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाता है। कुछ ईस्ट सेल्स की स्पीसीज में देखा गया है कि प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी वहाँ पे पाए जाते हैं, बट अभी तक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रेजेंस का फाइंडिंग नहीं किया गया है।
तो इसके बारे में आपने यहाँ पे देख लिया, क्या-क्या प्रॉपर्टी होगी ये भी आपने देख लिया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। सो आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पे कि टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशंस रेसिस्टेंस एंजाइम क्या-क्या होते हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली वैसे 4 टाइप के आपके रेसिस्टेंस एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इनको 3 के बारे में आपको स्टडी करने को मिलता है। ये क्लास जो होता है वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका कौन-सा, दैट इज़ द टाइप 2। सो जितना भी आप जीन क्लोनिंग की बात करते हैं या फिर आप जो भी एक्सप्रेशंस करा रहे हैं, उन सारे जगहों पे यूज़ होने वाला जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आप देखते हैं, वो आपका टाइप 2 की क्लास में आता है। तो टाइप 2 कैसे इन लोगों से डिफर है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ दिया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जानते हैं, टाइप सेकंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि आपका आरडी टेक्नोलॉजी में यूज किया था। टाइप 1 और टाइप 2 क्लोनिंग के पर्पज से यूज नहीं किए जाते हैं। क्यों, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ पे जी हाँ, यही मैं भी बता रहा था कि आपके एग्ज़ाम में जब ये सवाल पूछेगा कि जीन क्लोनिंग के लिए कौन से टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आंसर आप करेंगे टाइप सेकंड, राइट? जो भी आप आरएफएलपी करके मैपिंग बनाते हैं किसी भी जीन का, किसी भी जीनोम का, किसी भी डीएनए का, और जीन क्लोनिंग जो करते हैं, उस दोनों के पर्पज़ में यूज़ किए जाने वाला आपका जो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, वो टाइप सेकंड होगा। टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड नहीं यूज़ किए जाते हैं। क्यों नहीं यूज़ किए जाएँगे? अभी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो टाइप फर्स्ट के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इनके पास जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं वो अबाउट 15 बेस पेयर के होते हैं। मीन्स अगर कहीं भी आपका पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है तो इस पूरे डीएनए के सीक्वेंसेस में से 15 जो बेस पेयर होगा, इसको क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, राइट? और इनकी जो रिकॉग्निशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए, दे क्लीव द डीएनए अबाउट 1000 बेस पेयर अवे from the 5 prime end of a sequences TCA located within the recognition sequences। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है, और यहाँ पे कुछ सीक्वेंस मान लीजिए आपका ये लिख देते हैं, ए है, टी है, सी है, ए है, जी है, ए है, टी है, इस तरीके से। तो ये इनका मान लीजिए आपका 5 प्राइम है, ये इनका क्या है, 3 प्राइम है। तो ये बता रहा है कि ये रिकॉग्नाइज जो करेगा, मीन्स 15 सीक्वेंस को जो इसने पहचान लिया है, उस 15 सीक्वेंस में पाए जाने वाले टीसीए सीक्वेंस जहाँ पे दिखाई देगा, मीन्स ये वाला टीसीए, ये वाला सीक्वेंस जो कि 5 प्राइम एंड से होगा, इस वाले सीक्वेंस से 1000 बेस पेयर दूर पे क्या करता है, कट लगाने का काम करता है। 1000 बेस पेयर, राइट? तो ऐसे डीएनए के कट करने वाले एंजाइम को हमको जीन क्लोनिंग में या आरएफएलपी की मैपिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत उनकी पड़ती है कि जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज़ करें, या तो उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के विदिन पे ही कट करें, या जस्ट आफ्टर बाद उसे क्या करें, कट लगें, तब जाकर के हमारा फ्रेगमेंट का जो नंबर आता है या उसकी डीएनए की जो लेंथ आती है, उससे हम पता लगा पाते हैं। तो चूँकि इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट ये दोनों डिफरेंट है, ये पहचानते कहीं और हैं, कट कहीं और करते हैं, और उनकी दूरी जो होती है 1000 बेस पेयर की हो जाती है। दैट इज़ व्हाई ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं माने जाते हैं फॉर द जीन क्लोनिंग और आरएफएलपी मैपिंग के लिए। तो इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट? और इसके लिए एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, इको के एंड इको बी एग्जाम्पल हैं टाइप फर्स्ट के। तो कभी कभी आपसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के बारे में भी पूछ लेता है। वैसे उम्मीद नहीं है कि आपसे इस वाले एग्जाम में ये टाइप एग्जाम्पल पूछेगा। आपसे ज़्यादातर जो पूछने की पॉसिबिलिटी है वो यही है कि कौन से टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप जीन क्लोनिंग के पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है, टाइप सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, ये सिर्फ ऐसा क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए और रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के लिए क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के विदिन में या उसके जस्ट आफ्टर क्या करते हैं, कट लगाते हैं। दैट इज़ वाई ये एक इनका प्रिसाइज लोकेशंस होता है, और उनके बेसिस पे फ्रेगमेंट की जो साइज होती है उसकी डिटर्मिनेशन की जाती है। सो इनकी एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दी जा रही है, रिमार्केबल स्टेबल होते हैं और इंड्यूस क्लीवेज इधर विद इन और इमीडिएट आउटसाइड ऑफ द देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे या तो उसके विद इन में काम करेंगे, या तो जस्ट उसके आउटसाइड क्या करते हैं, कट लगाने का काम करते हैं। तो दैट इज़ वाई ये सुटेबल कैंडिडेट माने जाते हैं फॉर द जीन क्लोनिंग के लिए। और इनका एग्जाम्पल है हिंड थर्ड। जितना भी आपने एंजाइम का नाम देख करके ये लेटर पे थर्ड दिखा हुआ दिख जाए, आप ये समझ जाना कि वो सेकंड क्लास ऑफ रेसिस्टेंट एंजाइम के नाम से कई कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक कोट किया हुआ है,
ये डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। फिर इसके बाद आपका आता है टाइप थर्ड के बारे में। इनका जो नेचर है वो इंटरमीडिएट है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच का। मतलब फर्स्ट जो था वो 1000 बेस पेयर के आसपास में दूरी पे क्या करता था, काम करता था, और ये सेकंड क्या है, विद इन द करता है। तो ये विद इन भी नहीं करेगा, 1000 से ज़्यादा भी नहीं करेगा, 1000 के बीच में ही करेगा। मतलब विद इन और 1000 से बीच वाला जो इनका साइट होगा कट करने का, उसके बीच में पाया जाता है। मतलब लगभग 250 से लेकर के 300 भी हो सकता है, 25 से 50 के बीच में भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू होगी जो कि आपके 1000 के मिनिमम में होगी। तो इसलिए इसको आप इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके थे 3 क्लासेस ऑफ रेस्टोरेंट एंजाइम, और इनका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इको P1 एंड इको P15 एंड हिंड थर्ड, जो कि आपके टाइप 3 रेस्टोरेंट एंजाइम के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। तो इन दोनों का हम यूज नहीं करते हैं क्लोनिंग के पर्पज से। फर्स्ट इनको नहीं यूज करेंगे, सेकंड इनको यूज नहीं करेंगे। यूज किसको करेंगे, दिस वन को, राइट, क्योंकि इनके पास ये वो प्रॉपर्टी है जो कि हमको चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे फीचर्स में आपको देखेंगे तो काफ़ी सारा चीज़ डिफरेंसेस मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके बाकी क्लास फर्स्ट को और क्लास थर्ड को, इन दोनों लोगों को काम इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने वाला नहीं है। तो ये टाइप फर्स्ट, जो थर्ड होगा, इन दोनों लोगों को काम करने के लिए एटीपी की, मीन्स एक्टिव फॉर्म में काम करते हैं, मीन्स एटीपी डिपेंडेंट काम करते हैं, इनको एटीपी की ज़रूरत होती है। जबकि टाइप सेकंड जो है आपका जिंक क्लोरीन में यूज किया जाता है, उसके लिए किसी भी हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, मीन्स एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो टाइप सेकंड जो होता है वो एटीपी इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करता है, काम करता है। इसको करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड को काम करने के लिए वहाँ पे एटीपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बाकी इनके यूनिट से भी कभी कभी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये आपका 3 डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना होता है, ये 2 आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, ये टू डिफरेंट यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो यूनिट के बारे में भी कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी कॉमन जो फीचर है वो क्या है कि सभी को काम करने के लिए एक डाईवेलेंट कैटायन की जरूरत होती है, जो कि केस में क्या है, आपका मैग्नीशियम डाई कैटायन है। तो ये फर्स्ट को भी चाहिए होगा, सेकंड को भी चाहिए होगा, और थर्ड को भी क्या है, चाहिए होगा। तो ये तीनों क्लास ऑफ एंजाइम को कॉमन जो चीज़ है वो यही है कि इन सबको क्या है, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी आपसे इनके प्रॉपर्टी को दे करके कॉलम ए एंड बी बना देता है, और इनको करेक्ट पेयर पेयर बनाने के लिए दिया जाता है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको टफ बनाएगा तो यही दे देगा, कॉलम दे देगा, और एक तरफ प्रॉपर्टी लिखेगा और एक तरफ एंजाइम के नाम लिख देंगे। पूछेगा कि हाँ कौन किससे सही से पेयर मैच कर रहा है। तो उसके लिए आप ध्यान में रखिएगा कि जो सेकंड क्लास ऑफ रेसिस्टेंट एंजाइम होता है उसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, उसके जो यूनिट होते हैं वो होमोडाइमर होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वो सेम काइंड के हैं, 2 यूनिट है लेकिन उनका नेचर कैसा है, होमोडाइमर है। जबकि पहले वाला अगर आप देखेंगे तो होमोट्राइमर होता है, मीन्स वहाँ पे हेट्रोट्राइमर होते हैं, मीन्स 3 यूनिट होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट होती है। और थर्ड क्लास वाला जो होता है वो आपका क्या है, होमोडाइमर, मतलब हेट्रोडाइमर होते हैं, 2 यूनिट है और डिफरेंट है। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम्पल में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके ये लिखे हुए हैं इनका मीन आप समझ लीजिए। 3 डिफरेंट का मतलब होता है हेट्रोट्राइमर, और 2 आइडेंटिकल का मतलब होता है होमोडाइमर। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के लैंग्वेज में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, होमोडाइमर। और यहाँ पे आपका 2 डिफरेंट जो है क्या कहलाएगा, दैट इज हेट्रोडाइमर, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट के 2 यूनिट मिलकर बने हुए हैं, राइट। अब अगर आपका देखें यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बता दें। अगर मान लीजिए अगर आप इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो नंबर ऑफ बैंड कितने बनेंगे। जिन लोगों को एंटीबॉडी पढ़ाया हूँ वो लोग जरा इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप टाइप फर्स्ट वाले को कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस तो नंबर ऑफ बैंड्स कितने बनेंगे। यहाँ पे ये क्या है, हेट्रोट्राइमर है, हेटेरोट्राइमर। तो ट्राइमर का मतलब होता है यूनिट, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो डेफिनेटली आंसर विल बी 3, क्योंकि तीनों जो यूनिट है वो क्या है, अलग अलग है, राइट। जबकि अगर आप टाइप सेकंड को कराएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस तो नंबर ऑफ बैंड कितने बने। वेरी वेरी गुड। यहाँ पे दोनों जो बैंड, आप दोनों जो आपके प्रोटीन के मायोटीज है, मीन्स यूनिट है, वो दोनों का सेम नेचर है। और सेम नेचर का होने का मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर मास होगा, दैट इज वाई वहाँ पे बैंड कितनी मिलेगी, सिर्फ 1 मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप अपने कॉपी में जब आप नोट्स बनाएं तो उसको लिखें कि टाइप 1 को कराएंगे तो 3 बैंड मिलेगा, टाइप सेकंड को कराएंगे तो सिर्फ 1 बैंड मिलेगा, जबकि टाइप थर्ड को कराएंगे तो कितना बैंड मिलेगा, 2 बैंड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि जिनका जो टाइप है उससे जस्ट रिवर्स मैच कर रहा था, ये भी आपका कॉलम वाले मैचिंग वाले में आ सकता है ऑप्शन। थर्ड वाले के साथ 2 है, सेकंड वाले के साथ में फर्स्ट है, और फर्स्ट वाले के साथ में थर्ड है। ये थोड़ा सा रिवर्जन है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए।
ओके, तो जो आपके रेसिस्टेंट एंजाइम्स हैं, उनके प्रॉपर्टी के बारे में जो ध्यान देने वाली चीज़ है, वो क्या-क्या है? यही कि आपका सेकंड क्लास ऑफ जो रेसिस्टेंट एंजाइम होता है, वो आपका जीन क्लोनिंग में यूज़ किया जाता है और इसको काम करने के लिए एटीपी की या किसी हाई एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द जो आपके टाइप्स होते हैं रेसिस्टेंट एंजाइम के, उनको काम करने के लिए एटीपी या जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। डाइवैलेंट केटायन की ज़रूरत होती है और डाइवैलेंट केटायन्स में क्या होता है आपका मैग्नीशियम आयन होता है। राइट, और इनके यूनिट्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग दूसरा, दैट इज द नोमेनक्लेचर के बारे में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उनका नोमेनक्लेचर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इससे कुछ लेटर्स होते हैं, इनको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे सपोज कि आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये है इको R1, तो इसको इको का क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पहला आपका लेटर बताता है वो क्या है, दैट इज द जीनस के बारे में बताता है। राइट, जैसे ये ई कोलाई क्या, इस्रिची मीन्स इस्रिचिया क्या है आपका जीनस है, कोलाई क्या है आपका स्पीसीज है, और आपकी ये आर जो है क्या है, स्ट्रेन है। और बाकी ये जो आपके नंबर दिए जाते हैं, ये नंबर आपको दिया जाता है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग, जैसे एक ही जीनस और एक ही स्पीसीज के अलग अलग अगर इंडोन्यूक्लियस अगर आ जाते हैं तो उनको अलग करने के लिए एक नंबर क्या होता है, ऑर्डर, जिस ऑर्डर में डिस्कवर किए गए रहते हैं, जिस ऑर्डर में इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई रहती है, उसके बेसिस पे इनको नंबर दिया जाता है। तो कभी कभी आपसे अगर पेपर थोड़ा ईजी बनाएगा नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन हो जाती है रेसिडेंट एंजाइम के लिए नोमेनक्लेचर को लेकर के, कि ये जो किसी भी, जैसे सपोज आपको यहाँ पे हिंड थर्ड अगर दे दिया जाए, तो ये हिंड थर्ड में जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। या इको R1 अगर दे दिया जाए, तो यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि पहला वाला जो लेटर होगा वो जीनस होगा, दूसरा वाला लेटर जो होगा स्पीसीज होगा, तीसरा वाला जो होगा आपका क्या होगा, स्ट्रेन होगा, चौथा वाला क्या होगा आपका नंबर होगा, मीन्स ऑर्डर। तो ये आपके नोमेनक्लेचर का क्या है, रूल्स होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट लेटर आपका जीनस GSSO, इस तरीके से आप याद रखिए। राइट, जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर, ये आपका होता है GSSO। ओके, इसको आप याद रखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहले जीनस आता है कि पहले स्पीसीज आता है। ये कन्फ्यूजन कभी कभी एग्जाम के टाइम पे हो जाता है। जैसा कि मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि एग्जाम के टाइम पे आपका माइंड का क्या स्टेटस रहता है ये पता नहीं चलता, बड़ा प्रेशर रहता था, आती हुई चीज़ भी आपको कन्फ्यूज हो जाती है। तो ये इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ट्रिक थोड़े थोड़े बनाने पड़ते हैं, ताकि आपको उस टाइम पे अगर हल्का सा भी अपने दिमाग पे आप प्रेशर डालिए तो वो ट्रिक आपको तुरंत याद आ जाए। और ट्रिक जो होता है वो गलत जल्दी नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिसेक्शन एंजाइम होते हैं उनका क्लीवेज का पैटर्न क्या होता है। तो क्लीवेज पैटर्न के बारे में भी कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो आप इनकी जानकारी के लिए जान लीजिए क्लीवेज पैटर्न क्या क्या हो सकता है। रिसेक्शन एंजाइम जब कभी आपके पेरेंटोमिक सीक्वेंस को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तो बेसिकली दो तरीके से क्या करता है, कट लगा सकता है। एक कट जिसको आप स्टिकी इंड के नाम से जानते हैं, या प्रोडोडिंग इंड के नाम से जानते हैं, या कोहेसिव इंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आपका बल्जिंग होती है। मीन्स डीएनए, सपोज आपका ये डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा सीक्वेंस उसने रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पे उसने क्या किया, कट किया। तो यहाँ से जब कट करेगा तो ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसे इंड जहाँ पे दोनों के दोनों डीएनए के सीक्वेंसेस एक इक्वल हाइट के या इक्वल लेंथ के ना हो, छोटे और बड़े हो, मीन्स वहाँ पे निकले हुए पार्ट तरीके से, तो उसको आप कोहेसिव इंड या स्टिकी इंड के नाम से जानते हैं, या उसको प्रोट्रूडिंग इंड के नाम से भी जानते हैं। जीन क्लोनिंग के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट ये माने जाते हैं। मीन्स इसी फॉर्म में आपका जब कटिंग होती है तो उस केस में आपका जो जीन क्लोनिंग होती है वो प्रॉपर हो पाती है। दूसरा केस आपका बन जाता है ब्लंट एंड का, जहाँ पे आपके जो ये इस तरीके से आपको लेंथ में वेरिएशंस दिखाई दे रही थी, वो लेंथ में वेरिएशंस नहीं होगा। इक्वल इक्वल साइज पे क्या होता है, सिमेट्रिकली क्या होती है, कट हो जाती है। तो सिमेट्रिकल कट अगर होगा तो ये वाले जो केसेस होते हैं ये जीन क्लोनिंग में यूज नहीं किए जाते हैं। जीन क्लोनिंग में इनको यूज करने के लिए ही अडाप्टर एंड लिंकर सीक्वेंसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्लीवेज जो पैटर्न होता है रेसिस्टेंट एंजाइम का, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला ये दिखाया गया कि जहाँ पे आपका कट करने के बाद दोनों जो डीएनए की स्ट्रैंड आएगी वो दोनों इक्वल नहीं होती है, उनमें उनके लेंथ में वेरिएशंस होता है, एक ज़्यादा होगा, एक क्या होगा, कम होगा। ऐसे कट क्लीवेज के पैटर्न को हम स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड या प्रोटोडिंग इंड के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसा कट जहाँ पे आपका दोनों का दोनों स्ट्रैंड क्या हो, इक्वल साइज का हो, इक्वल लेंथ का हो, वहाँ पे कोई भी आपका प्रोड्यूसेंस ना हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लंट इंड बोलते हैं। तो ब्लंट इंड वाले जो आपके डीएनए कटिंग वाले होते हैं उनको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में मींस जीन क्लोनिंग के पर्पज पे यूज नहीं कर पाते, क्योंकि क्लोनिंग करने के लिए आपका अनपेयर डीएनए का सीक्वेंस होना चाहिए, तब जाकर के आपका डिजायर डीएनए और आपके वेक्टर डीएनए के बीच में क्या होती है, पेयरिंग हो पाती है। तो इस केस में आपका जो होगा वो बेसिकली पेयरिंग नहीं हो पाता है, राइट, ब्लंट एंड वाले में। तो इसी ब्लंट एंड को यूजफुल बनाने के लिए दो आपके मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, इनका नाम है अडाप्टर एंड लिंकर। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो कौन सा? हाँ हाँ,
ये ये नहीं, नहीं, ये देखिए यूज़ करने का मतलब ये है कि ये जो क्लास आपको दिखाया जा रहा है इसके पास कटिंग साइट्स है प्रॉपर तरीके से कट करने के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ़ ये एंड समझाने के लिए दिखाया गया है, ना कि जिन क्लोनिंग के में यूज़ करने के लिए दिखाया गया है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे आपका जो कोहेसिव एंड बनेगा या आपका जो ब्लंट एंड बनेगा उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए आपको अलग-अलग एंजाइम से ट्रीट कराए गए, राइट? तो आपका इस एंजाइम से जब ट्रीट कराया गया तो इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस तो होता है। रेसेक्शन एंजाइम जो आप पढ़ रही हैं वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस ही तो है। सारे के सारे कट इंटरनल ही तो लग रहे हैं। रेसेक्शन एंजाइम एक पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि एक क्लास ऑफ एक स्पेसिफिक कैटेगरी है किसका, दैट इज एंडोन्यूक्लियस का, जो कि इंटरनल सीक्वेंसेस पे क्या करेगा, कट लगाएगा, राइट? ये वाले सीक्वेंसेस भी मतलब ऐसे नहीं, नहीं, एक्सोन्यूक्लियस नहीं होता, एंडोन्यूक्लियस ही होते हैं, इंटरनल ही कट लगाते हैं, लेकिन इनके कट लगाने का जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब इक्वल एक्सिस पे कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डीएनए की दोनों लेंथ होती है वो अलग-अलग नहीं हो पाती और ऐसे वाले जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं ये जॉइनिंग के पर्पज़ से सूटेबल नहीं माने जाते क्योंकि जॉइनिंग तब होती है जब यहाँ पे ऐसे अनपेयर्ड बेसेस हों ताकि आकर के दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो आकर यहाँ पे अच्छे से पेयर कर पाए। तो इन्हीं एंड्स को सही तरीके से ऐसा बनाने के लिए आपका एडाप्टर और लिंकर सीक्वेंसेस यूज किए जाते हैं, तो अभी हम लोग उनको उनके बारे में भी देखेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपका आ सकता है रेसिस्टेंस एंजाइम से, वो आता है रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी से। तो ये क्या बताता है और इसके बेसिस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है। रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होती है कि सपोज अगर कोई डीएनए का आपका ऐसे एक मॉलिक्यूल है जिसकी काफ़ी लंबा है, तो नॉर्मल कंडीशंस पे जितने भी रेसिस्टेंस एंजाइम होते हैं उनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होता है वो 4 बेस पेयर का होता है। कितना? 4 न्यूक्लियोटाइड का, बेस पेयर नहीं बोलेंगे, 4 न्यूक्लियोटाइड का, और कुछ केसेस में 6 के भी हो सकते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेसिस्टेंस एंजाइम होते हैं उनका जो रिकॉग्निशंस या जहाँ पे कट लगाते हैं वो उनका 4 न्यूक्लियोटाइड या 4 बेस पेयर कह सकते हैं, और कुछ केसेस में क्या होता है इनका 6 होता है। तो जितने भी आपके आरडीटी टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले एंजाइम्स होते हैं, आप इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक 4 वाले और एक 6 वाले। आपने अगर पार्शियल डाइजेशंस का और फुल डाइजेशंस का नाम अगर सुना हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे मिलता है कि जब आप आरएफएलपी मैपिंग तैयार करते हैं, तो पहले उसको क्या करते हैं, मल्टीपल रेसिस्टेंस एंजाइम से ट्रीट कराते हैं। कुछ उसमें 6 वाले होते हैं, कुछ उसमें 4 वाले होते हैं। तो इस रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी का क्या मीन है इसको आप समझिए यहाँ पे, कि मान लीजिए ये आपका पूरा डीएनए का एक लेंथ है और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका रिकॉग्निशन जो सीक्वेंसेस है कितना है आपका, 4 न्यूक्लियोटाइड का है, राइट? मीन्स ये 4 न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, कट लगाने का काम करेगा। तो इस डीएनए में कितनी बार ये अगर इस एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा तो कितनी बार ये क्या करेगा, कट लगाएगा, मीन्स कहाँ-कहाँ पे ये कट लगा सकता है और उसे कट लगाने से कितना फ्रेगमेंट बनेगा, ये आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी हमको यही बताती है कि आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है, अगर हमको उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता हो, मीन्स नंबर पता हो कि वो 4 वाला है या 6 वाला है, तो हम ये किसी गिवन डीएनए के लेंथ में ये बता सकते हैं कि वो उस डीएनए में कितना जगह पे वो कट लगा सकता है और उसके कट लगाने से कितना आपका नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बन सकता है। तो इसको कैसे करेंगे यही आपको यहाँ पे बताता है। तो रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी को हम आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं और आरएफ की जो वैल्यू होती है वो 4 की पावर n हो जाती है, राइट? जहाँ पे 4 क्या है आपका, नाइट्रोजनस बेसिस के जो टाइप्स होते हैं उनको बेस मान लिया गया है, और n जो होता है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को बताता है। तो मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आपने लिया था फर्स्ट, ये 4 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, तो आप 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर देंगे, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, मतलब कितना नंबर आ रहा है? 256, राइट? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं तो 256 वाला जो सीक्वेंस जहाँ पे आपको मिलेगा ये यहाँ पे कट लगाएगा, फिर यहाँ से जब ये 256 जहाँ खत्म होगा वहाँ पे लगा देगा, फिर यहाँ से जहाँ सीक्वेंस खत्म होगा तो ये 256 पे यहाँ पे लगा देगा, राइट? तो ये 256 न्यूक्लियोटाइड के इंटरवल पे इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है और यहाँ यहाँ पे कट लगा सकता है। तो अगर आपको दे दिया जाए कि ये आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो 1000 बेस पेयर का है, कितना बेस पेयर का है,
1000 सब लोग अपना-अपना ज़रा माइक अभी अनम्यूट कर लें, पहले सवाल को समझ लें। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका सीक्वेंस आपका क्या है 4 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर का रिकॉग्नाइज़ करने का है और एक आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिया गया है जिसका आपका नंबर कितना है 1000 बेस पेयर का है। तो इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस लेंथ में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने जगह पे कट लगाएगा? पहला सवाल नंबर ऑफ कटिंग साइट्स, दूसरा सवाल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट विल बी, कितने फ्रेगमेंट आपके बनेंगे? तो आपको ये बताना है। 4 साइड्स पे कट करेगा, 4 फ्रेगमेंट बनेंगे। सुजाता ने अपना आंसर दे दिया। बाकी लोग भी बताएं, क्या ये बाकी लोगों को समझ में आया? रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। रिकॉग्निशन फ्री रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी हमको ये बताती है कि कितने कितने इंटरवल पे आपका वो जो रिसेक्शन एंजाइम है उस डीएनए के सीक्वेंस पे कट कर सकता है या कट लगा सकता है, राइट? ये बताता है आपको रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए फॉर्मूला बताया गया 4 की पावर n। यहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ बेसिस जो कि उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। इतना लेट भी कोई जुड़ सकता है क्या? जल्दी बताइए। अच्छा, सब लोग कंफर्म है एकदम? क्या वंदना? सुजाता, अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो अपना आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं, गलत वाले कैटेगरी में जाएंगे फिर आप। नेहा कुछ बोल रही हैं क्या आप? नेहा है या नुपुर? ने 3 टाइम्स कट करेगा, 4 फ्रेगमेंट बनेगा। वेरी गुड, ये लड़की ने कुछ दिमाग तो लगाया है। देखिए यहाँ पे अगर ये लेंथ आपका पूरा टोटल 1000 बेस पेयर का है और इसके कट करने की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 256 पे आई है, राइट? तो पहला मान लीजिए अगर आपका यहाँ से स्टार्ट अगर होता है तो फर्स्ट टाइम पे ये कहाँ पे लगाएगा? 256 पे लगाएगा, राइट? दूसरा कहाँ पे लगाएगा? फिर से 256 पे लगाएगा। तो 256 कितना हो गया? मान लीजिए ढाई ढाई सौ अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तीसरा वाला फिर किस पे लगाएगा? आपका 256 पे लगाएगा, राइट? क्या चौथा लगाने के लिए इसके पास बेस पेयर बचेंगे? सुजाता, सो कैसे दिया आपने आंसर 4? चौथे चौथे वाले को कट लगाने के लिए जब ये आएगा तो इसको 256 की जरूरत मिनिमम पड़ेगी, जो कि यहाँ पे सीक्वेंसेस जो रिमेनिंग आपके बच रहे हैं वो 256 नहीं बच रहे हैं, कम बच रहे हैं। तो इस पूरे 1000 बेस पेयर के लेंथ में सिर्फ ये 3 जगह पे क्या करेगा? कट लगाएगा। और जब 3 जगह पे ये कट लगाएगा तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने बन जाएंगे भैया? पहला कट लगाएगा तो एक ये बनेगा, बाकी ये लेंथ ये हो जाएगी। दूसरा जब कट लगाएगा तो एक लेंथ आपका ये बना, एक लेंथ आपका ये बना, बाकी फिर आपका ये बन जाएगा। तीसरा जब कट लगाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने हो जाएंगे भैया? 4। कितने होंगे? जी हाँ, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का और आपको ये जब भी प्रॉब्लम पूछेगा तो उस रेसिस्टेंस एंजाइम का ये साइट्स का जो सीक्वेंसेस वो दे रखा होगा कि 6 वाले का है या 4 वाले का है। तो 2 ही कैटेगरी के आपके रेसिस्टेंस एंजाइम पाए जाते हैं मोस्टली। मोस्टली 4 वाले होते हैं, फिर कुछ 6 वाले होते हैं। अब अगर यही सवाल मैं 6 वाले के लिए दे देता तो आपका आंसर अलग हो जाता, है ना? पता नहीं वो एक बार भी कट लगा पाता या नहीं लगा पाता, कौन जानता? 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए 4 से कितना आएगा? ज़्यादा हो जाएगा नंबर। 800 के आसपास चला जाएगा, 856 ऊपर। ओके, तो रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी का क्या मीन है ये समझ में आया? तो आप सब लोगों के लिए एक कल के लिए सवाल रहेगा और इसको आप थोड़ा सा नोट ध्यान से सुन लीजिए कि आपके पास एक डीएनए का लेंथ है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसके पास लेंथ जो है वो आपका कितना है? दैट इज 1500 बेस पेयर का आपका, सॉरी 1500 बेस पेयर का डीएनए है। इसको आपने ट्रीट कराना है किससे? एक एंजाइम जिसका नाम है, मान लीजिए आर ई फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आर ई फर्स्ट जो कि 4 न्यूक्लियोटाइड वाला है और एक आर ई सेकेंड है जो कि आपका 6 न्यूक्लियोटाइड वाला है। तो इन दोनों से नंबर ऑफ आपके फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, साथ साथ उस डीएनए की लेंथ कितनी होगी और बैंड कितने बनेंगे, 3 चीज आपको बतानी है। समझ में आया? ओके,
1500 बेस पेयर, 2 आपके रेसिस्टेंस एंजाइम है, 4 एंड 6 वाले, नंबर ऑफ बैंड्स और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आपको बताने हैं, साथ-साथ लेंथ भी बतानी रहेगी कि क्या लेंथ आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में तो ये आपने जान लिया, इसके लिए फार्मूला क्या है, दैट इज़ 4 की पावर n। यहाँ पे 4 क्या है, बेस है, n क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि रेसिस्टेंस एंजाइम द्वारा क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तो ये है ना कमाल की बात कि आप ऐसे किसी डीएनए के लेंथ को देख करके बता सकते हैं कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे रेसिस्टेंस एंजाइम काम कर सकता है, कितना कट लगा सकता है ये और कितना नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बनाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएँगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि हाँ, हमारा इतना बैंड आना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन सब अच्छा, अर्चना बोल रही हैं? ओके, कन्फ्यूज़न आपको कहाँ पे हो गई? मैंने आपको ये सिंपल सा बताया कि ये जो रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी होती है, वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे आपका जो रेसिस्टेंस एंजाइम है, वो कट लगाने का काम करता है, राइट? तो इसके लिए फ़ॉर्मूला आपको दिया गया 4 की पावर n पे, जहाँ पे n क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो कि आपका रेसिस्टेंस एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, उसके सीक्वेंस को बताता है, उसके नंबर को। तो मोस्टली रेसिस्टेंस एंजाइम जो होते हैं, वो 4 न्यूक्लियोटाइड को या तो करेंगे या तो किसको करते हैं, 6 को करते हैं। तो अगर 4 करेंगे तो यहाँ 4 की पावर 4 हो जाएगा और अगर आपका 6 करेगा तो 4 की पावर 6 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नंबर आएगा, जो आपकी वैल्यू आएगी, जैसे इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 256 आया। इसका ये मतलब होता है कि ये आपका रेसिस्टेंस एंजाइम डीएनए में जहाँ कहीं पे भी कट लगाएगा तो उसका इंटरवल कितना होगा, 256 का होगा। तो मान लीजिए अगर उसने पहला कट यहीं पे लगा दिया, तो यहाँ अगर पहला कट हुआ तो उसके बाद दूसरा जब ये कट लगाएगा तो उसको 256 नंबर ऑफ बेस पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। 256 के बाद ही आपका ये कट लगा पाएगा, उसके पहले कट नहीं लगाएगा। यही आपको बताता है रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी। तो आप उसके बेसिस पे ये बता पाते हैं कि हाँ, कितना नंबर ऑफ आपका फ्रेगमेंट बनेगा और कितने नंबर ऑफ आपके बैंड बनेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं समझ में आया अर्चना? हाँ, हाँ, बोलिए। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, देखिए ये आपको जब न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या-क्या दिया रहेगा, 2 चीज़। एक तो आपका डीएनए का लेंथ दिया रहेगा और दूसरा आपका रेसिस्टेंस एंजाइम का ये जो बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, मीन्स नंबर है, ये दिया रहेगा कि वो 4 को करता है या 6 को करता है, आपको ये दिया रहेगा। इसके बेसिस पे आपको बताना रहेगा कि हाँ, यहाँ पे कितना जगह पे कट लगाएगा और कितने आपके ये फ्रेगमेंट बनेंगे। तो जैसे अगर 4 दिया रहेगा तो आपको फ़ॉर्मूला क्या लगाना रहेगा, 4 की पावर n का। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 4 रख देंगे। अगर 6 दिया रहेगा तो n की वैल्यू आप 6 रख देंगे। तो 4 रखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 6 रखेंगे तो 6, 4 का मल्टीप्लाई 6 टाइम। तो जितना आपका बेस आएगा उतने बेस पेयर के इंटरवल पे क्या करेगा, वो कट लगाएगा। तो जो आपकी डीएनए की लेंथ होगी उस लेंथ में आप उतने नंबर पे रखते जाइएगा, जहाँ पे आपका आपका वो कटिंग लगाएगा उतना फ्रेगमेंट आपका बनेगा उस हिसाब से। बैंड जो होगी वो हमेशा एक ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू द साइड्स की। साइड्स जितने होंगे उससे एक बैंड ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे अब अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका लिंकर का और एडाप्टर का होता है, जैसा कि पहले ही बार-बार आ रहा था, तो लिंकर और एडाप्टर क्या होते हैं? ये शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड डबल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और व्हिच कंटेन वन और मोर रेसिस्टेंस साइट्स, राइट? मीन्स जो आपके ऐसे ब्लंट एंड वाले आपके डीएनए थे, इस ब्लंट एंड में आपके अगर लिंकर के को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इन लिंकर्स डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस एंडोन्यूक्लियेज के लिए क्या होता है, साइट होता है। तो इनको ऐड करने के बाद जब आप रेक्सरसाइज से ट्रीट कराते हैं तो फिर आपका ये क्या देता है, इस तरीके से स्टिकी एंड दे देता है ताकि अब आपका जीन क्लोनिंग के लिए क्या हो, यूज होना शुरू हो जाता है। अडाप्टर क्या होते हैं, ये लिंकर जो होता है वो अपने सीक्वेंस के अंदर में रिसेक्शन साइट कंटेन करता है, जबकि अडाप्टर जो होते हैं वो ऑलरेडी खुद से पहले से क्या करते हैं, स्टिकी एंड कंटेन करते हैं। मतलब आपका ये मान लीजिए ब्लंट एंड था ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर अडाप्टर मॉलिक्यूल आएगा तो उसका कुछ नेचर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लाइक दैट। मतलब अडाप्टर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टिकी एंड कंटेन करते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इनको जब ब्लंट एंड वाले डीएनए से जोड़ दिया जाता है तब आपका ये क्लोनिंग के पर्पज से यूज किए जाने लगते हैं। तो कभी कभी आपसे लिंकर और अडाप्टर के बारे में पूछता है कि क्या रोल प्ले इनका होता है, तो आप ये समझिए कि जीन क्लोनिंग को कराने के लिए हमेशा जरूरत किसकी होती है, कोहेसिव एंड की होती है। तो ब्लंट एंडेड वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करते हैं, उन एंजाइम्स के कट करने के बाद आपका जो डीएनए बनता है वो क्लोनिंग के पर्पज में यूज नहीं हो पाता है। तो
उनको क्लोनिंग के लिए सूटेबल बनाने के लिए इन दोनों में से कोई अप्रोच एक यूज़ किया जाता है। लिंकर अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आरई से ट्रीट कराना पड़ता है, अडैप्टर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आरई से ट्रीट नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही आपका क्या है, स्टिकी एंड पाया जाता है। तो ये इनके कुछ डेफिनिशंस हैं, आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, जो कि पीडीएफ आपको जब मिलेगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो अडैप्टर और लिंकर डीएनए का सीक्वेंसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में, जल्दी-जल्दी फटाफट क्योंकि टाइम अभी होने वाला है। तो सीडीएनए का क्या मीन होता है, इसका मतलब क्या है, आप पहले इसको देख लीजिए कि जब कभी भी आरएनए के टेम्पलेट को दे करके अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अगर बनाया जाता है तो उसको आप सीडीएनए के नाम से जानते हैं, राइट। और इसको करने के लिए लॉजिक क्या होता है कि जैसे जो आपकी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, उन यूकेरियोटिक के सेल्स में आपका जो डीएनए होता है और डीएनए से बनने वाले जो आपके आरएनए होते हैं, उस आरएनए में भी क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो जो आपका मैच्योर मीन्स मान लीजिए अगर आपका ये डीएनए का सीक्वेंस है तो इस डीएनए से आपका जो आरएनए बना, इस आरएनए को आप प्री आरएनए के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपकी जब यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका एम मीन्स मैच्योर आरएनए बन जाता है। तो ये जो मैच्योर आरएनए होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेन करता है किसको, एक्सॉन सीक्वेंसेस को, मीन्स कोडिंग वाले पार्ट को। तो इस एक्सॉन सीक्वेंसेस को एज अ टेम्पलेट यूज करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या किया जाए, यूज किया जाए। और यूज करने के बाद इस एमआरएनए का क्या किया जाए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया जाए। तो ऐसे डीएनए को आप सी डीएनए के नाम से जानते हैं। तो सी डीएनए लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल के अलग अलग टिश्यूज के अलग अलग सेल्स से जितने भी आपके एमआरएनए बन रहे हैं, मीन्स आरएनए बन रहा है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना करके उसको क्लोन करके क्या किया जाए, इकट्ठा रख दिया जाए। ऐसे लाइब्रेरी को आप सी डीएनए लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका क्या रोल होता है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आपके सिलेबस में 2 लाइब्रेरी दिया है पढ़ने के लिए, जिनोमिक डीएनए लाइब्रेरी दे रखा है और सी डीएनए लाइब्रेरी दे रखा है। तो दोनों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे और कंपैरिजन भी कर लेंगे कि हाँ क्या चीज़ें होता है। तो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कोई डीएनए है यूकेरियोटिक सेल्स का, तो यहाँ पे आपका इंट्रॉन सीक्वेंसेस भी होते हैं और आपका एक्सॉन भी सीक्वेंस होता है। तो एक्सॉन जो होते हैं आपके कोडिंग कहलाते हैं और इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन कोडिंग कहलाते हैं। तो इन डीएनए का से आपका जब एमआरएनए बनेगा तो ये एमआरएनए जिसको आप प्री बोलते हैं, यहाँ पे भी आपका इंट्रॉन्स और एक्सॉन आ जाता है। और इनको प्रोसेसिंग करके जब बनाई जाती है, जो मैच्योर फॉर्म एमआरएनए होगा तो क्या कहलाएगा, सिर्फ एक्सॉन कंटेन करता है। तो इस चूंकि एमआरएनए आपका स्टेबल नहीं होता है, तो इसी एमआरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो कि सेंट्रल डोग्मा के पूरे प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शंस में ले जाने का क्रेज जाता है, राइट। जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उन्होंने ये चैलेंज कर दिया था कि सेंट्रल डोग्मा, पहले ये माना जाता था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मीन्स आपका डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो होंगे आपके क्या करेंगे, फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। सेंट्रल डोग्मा सिर्फ हमेशा यूनिडायरेक्शंस माना जाता था, लेकिन इस एंजाइम की डिस्कवरी ने पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया कि भैया सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस सिर्फ यूनिडायरेक्शनल नहीं, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो चैलेंज कर दिया इन्होंने कि एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम पाया जाता है जो कि आरएनए से डीएनए बनाने की भी क्षमता रखता है। उसका नाम दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चूंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से होकर के आरएनए से डीएनए से आरएनए बनता था, तो आप इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जब आरएनए से डीएनए बनना शुरू हुआ तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करने वाले एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रख दिया गया है, राइट। तो इस सीडीएनए की लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कौन सा, आरटी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखिए आरटी के नाम से एक और भी टेक्निक है जिसको आप बोलते हैं, दैट इज रियल टाइम पीसीआर। नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, आरटी पीसीआर है ना। तो उस आरटी को ये मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उस आरटी का मतलब होता है रियल टाइम पीसीआर। जब आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बताएंगे रियल टाइम पीसीआर का क्या यूज होता है। वैसे आप लाइफ कंडीशंस में अगर किसी भी सेल्स के एक्सप्रेशंस को, किसी सेल्स के प्रोटीन्स के कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाली टेक्निक आप यूज करते हैं, रियल टाइम पीसीआर। आज के डेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैक्सिमम जगह पे जितने भी डायग्नोसिस सेंटर हैं, जितने भी वैक्सीन्स वगैरह का जो काम हो रहा है, सब जगह पे रियल टाइम पीसीआर का ही यूज किया जाता है। तो इस आरटीपीसीआर सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके हम एमआरएनएस क्या बनाते हैं, डीएनए बना लेते हैं। और इसी डीएनए को आप कॉम्प्लीमेंट्री या सी डीएनए के नाम से जानते हैं। और इस डीएनए को किसी सुटेबल वेक्टर से या होस्ट सेल्स में क्या करके इंसर्ट करा करके उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करके क्या करते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं। ऐसे लाइब्रेरी को हम सी डीएनए लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं।
ओके, कुछ चीज़ें आपको और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर आपसे सवाल पूछेंगे यहाँ से सीडीएन लाइब्रेरी से। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सीडीएन लाइब्रेरी का मतलब क्या है। और सीडीएन लाइब्रेरी इज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्म और फेज लाइसेट इन विच ईच एमआरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इज रिसस्पेंडेड एज इट्स सीडीएनए इंसर्शन इन अ प्लाज्मिड और फेज वेक्टर। मतलब आपको सिंपल बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आपका जो मीन्स एमआरएनए है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी सीडीएनए बनाई जा रही है, और वो सीडीएनए आपका किस में, चाहे किसी प्लाज्मिड में या किसी फेज वेक्टर में डाल करके उसकी मल्टीपल कॉपी बना करके जो इकट्ठा किया गया चीज़ है उसको आप सीडीएनए लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, राइट। सीडीएनए की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसको यहाँ पे जरा देख लेते हैं हम लोग। नंबर पहला आपको बताया गया कि सीडीएनए जो होगा वो कॉपी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है उस एमआरएनए का जिसको टेम्पलेट की तरफ यूज किया जाता है, और टेम्पलेट आरएनए टेम्पलेट को यूज करके डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। दैट इज वाई इसका नाम क्या दिया गया, सीडीएनए मींस कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। किसका, आरएनए का। तो आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज होगा, डीएनए क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो 3 क्लास आपको पॉलीमरेज का यहाँ पे बता दिया, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। इससे पहले आपको बताया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इसके बाद फिर आपको बताया था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखिए। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होगा आपका, डीएनए पॉलीमरेज मींस जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज मींस जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग बार बार आपको बताता रहता हूँ, ये एग्जाम में आपके सवाल बन करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रोसेस है कि सीडीएनए आपकी कैसे बनेगी, एमआरएनए को एज अ टेम्पलेट को यूज करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, और ये बनाने के लिए जिस एंजाइम को यूज करते हैं उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है उसको आप आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है और ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, और इसको भी नॉर्मल पॉलीमरेज की तरह आपका प्राइमर की जरूरत होती है, और ये प्राइमर आपको 3 प्राइम फ्री क्या करेगा, प्रोवाइड करता है ओएच ग्रुप को। ये पॉइंट आपसे बड़ा एग्जांपल में पूछा जाता है कि क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी प्राइमर की जरूरत होती है जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज। तो आंसर करेंगे यस होता है, उसको भी वही चीज चाहिए होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया जा रहा है लेंथ ऑफ सीडीएनए इज शॉर्टर देन द करस्पॉन्डिंग एमआरएनए। जिस एमआरएनए से या जिस आरएनए से आपका सीडीएनए बन रहा है उसकी लेंथ जो होती है सीडीएनए की छोटी होती है, जबकि आरएनए क्या होगा, बड़ा होगा। लॉजिक सिंपल सा यहाँ पे है कि इसके पास आपका इंट्रॉन का कोड भी होता है और एक्सॉन भी होता है, जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका एक्सॉन का होता है। तो ये इंट्रॉन वाले पार्ट जो होते हैं वो लेंथ को बढ़ाते हैं, तो जब ये प्रोसेसिंग होती है तो इंट्रॉन सारे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ क्या होती है, छोटी हो जाती है। लेकिन फंक्शनल जो जीन होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं। तो जो फंक्शन आपका एमआरएनए कर रहा था वही का वही सारा आपका डीएनए भी करेगा जब उसका कम्प्लीमेंट्री बनाया जाएगा। तो डीएनए की लेंथ जो होगी शॉर्टर होगी, लेकिन उनका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। कंटेन्स ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस एक्सॉन्स ओनली, जैसा कि आपको बता दिया। और कंटेंट्स ऑफ अ सीडीएन लाइब्रेरी फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स विल वेरी वाइडली डिपेंडेंट ऑन द वेजिटेटिव डेवलपमेंटल स्टेज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेजेस पे अगर आप सीडीएनए लाइब्रेरी बनाएंगे तो उसके डीएनए का जो कंटेंट आएगा अलग अलग आएगा। तो आप सो पॉइंट यहाँ से क्या निकल करके आया है कि सीडीएनए लाइब्रेरी किसी एक इंडिविजुअल्स के लिए हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है। उसके अलग अलग स्टेजेस पे उसकी सीडीएनए लाइब्रेरी का जो कंटेंट आएगा वो अलग अलग आएगा। वजह उसके पीछे क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज आपको यहाँ पे दिए गए। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो आपके जो बॉडी के नीड है, जैसा स्टेज पे आप चल रहे हैं उस स्टेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। कोई चाइल्ड अगर ग्रोइंग स्टेज पे है मीन्स विद इन 15 ईयर्स या फिर विद इन 13 ईयर्स अगर है तो उसके बॉडी में प्रोटीन्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वही चाइल्ड जब आपका एज पहुंच जाएगा 25 पे तो उसके बॉडी में प्रोटीन्स का जो लेवल होगा एक्सप्रेशन का वो कम हो जाएगा। और ज़्यादा जब एज होगा 45 प्लस हो जाएगा तो उस स्टेज पे उसके लेवल क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अलग अलग स्टेज पे एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही सेल्स में बनने वाले जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है। दैट इज वाई सीडीएनए का जो कंटेंट होगा सेम ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टिश्यूज से अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पे अगर लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आती है। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि क्या सीडीएनए की वैल्यू या सीडीएनए लाइब्रेरी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म।
और क्या वो वेरी करती रहती है? इस तरीके के स्टेटमेंट आपको देकर के पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए कि चूँकि डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है, वो अलग-अलग प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पे हम एमआरएनए को लेकर के डीएनए बनाते हैं, तो एमआरएनए का जो प्रोडक्शंस होता है, वो अलग-अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे अलग-अलग लेवल का बनेगा। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल आपको कोट किया कि कोई अगर ग्रोइंग चाइल्ड होगा तो उसकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा बनेंगे, कोई एक एडल्ट होगा तो उसकी बॉडी में प्रोटीन का एक्सेसिंस लेवल नॉर्मल हो जाता है, जबकि कोई अगर डिक्लाइन फेज़ में जाने वाला कैंडिडेट होगा, मीन्स ओल्ड एज में जाने वाला होगा, तो उसकी उसकी बॉडी में प्रोटीन्स का लेवल और भी कम हो जाता है। तो प्रोटीन्स का लेवल कम होने का मतलब एमआरएनए का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई वहाँ पे आपके जो कंटेंट होंगे वो वेरी करेंगे। एप्लीकेशंस क्या-क्या हो जाएँगे? सो सिंपल सी बात है कि जब किसी आप यूकेरियोटिक के जीन को अगर आप प्रोकैरियोटिक के वेक्टर्स में या होस्ट सेल्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशंस कराना चाहते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। मतलब? हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाँ। नहीं, 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 जो लाइब्रेरी बन गई वो आपकी फिक्स रहेंगे। बनने के टाइम पे देखिए लाइब्रेरी जो बनी है वो एमआरएनए के कंटेंट के बेसिस पे बनी है। तो जो सेल्स आपने लेकर के एमआरएनए से आपका कॉम्प्लीमेंट्री एक बार आपने लाइब्रेरी जो बना दिया, वो वहाँ पे कोई ग्रोइंग फेज़ नहीं हो रही, वो सब स्टेबल फॉर्म में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे वेरिएशंस नहीं आएगा। वेरिएशंस जो आएगा आपका जब आप सेल्स से आरएनए को आइसोलेट कर रहे हैं और उस आरएनए को लेकर के आप इन विट्रो कंडीशंस में उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, उसी टाइम पे वेरिएशंस आएगा। एक ही सेल्स को अगर आप अलग-अलग स्टेज पे लेकर के आरएनए आइसोलेट करेंगे, तो आरएनए का जो कंटेंट होगा वो अलग-अलग आएगा। या आप स्टेज को छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ़ स्ट्रेस को दिखा दीजिए, जैसे अगर आपकी बॉडी को किसी ऐसे अबायोटिक स्ट्रेस वाले कंडीशंस पे रखा जाए और कभी आप नॉर्मल कंडीशन पे रहिए, दोनों कंडीशन आप देखिए आपकी बॉडी में प्रोटीन्स का लेवल अलग-अलग आएगा, राइट? तो एक बार जो सीडीएनए बन गई उसमें वेरिएशंस नहीं आएँगे, बनने के टाइम पे जो आरएनए बन रहा है सेल्स में उस वो आपका वेरी करता है। मतलब ये आपको स्टेटमेंट दिया गया कि एक ही सेल्स का या एक ही ऑर्गेनिज़म्स का अलग-अलग सिचुएशंस में अगर आप आरएनए का आइसोलेशंस करेंगे तो आरएनए की वैल्यू क्या होती है, अलग-अलग आती है और उसी आरएनए के का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आपका डीएनए बन रहा है, सीडीएनए, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग हो जाएगी। ये इसका मतलब था। ओके। होपफुली कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और ये सीडीएनए लाइब्रेरी को बनाने के लिए जो कुछ स्टेप्स होते हैं उनको आप यहाँ पे देख लीजिए जो कि फॉलो किए जाते हैं और क्या क्या एंजाइम यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपने आरएनए को सेल्स से आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे एमआरएनए लिख रखा जरूर है, लेकिन आप कोई भी आरएनए से आप सीडीएनए बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एमआरएनए से ही बनाएं। चूँकि हमारा काम होता है कि हम प्रोटीन्स के रिगार्डिंग में ही ये लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, क्योंकि हमको किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्सप्रेशंस ऑफ यूकेरियोटिक जीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मान लीजिए कि अगर हमको इंसुलिन हार्मोन्स की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, सीडीएनए में जाएँगे, इंसुलिन वाला जो एमआरएनए होगा मीन्स डीएनए होगा उसको लेकर के प्लाज्मिड वेक्टर में क्लोन करा देंगे और मल्टीपल कॉपी तैयार करके वो तुरंत फटाफट क्या करेगा, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो उसकी रेप्लिकेशन रेट ज़्यादा होती है, तो इस केसेस के लिए हम सीडीएनए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एमआरएनए मोस्टली लेकर चलते हैं, लेकिन ये आरएनए कोई भी आपका हो सकता है। आरआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है और एमआरएनए भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके का आपको यहाँ पे दिया जा रहा है स्टेटमेंट कि ये जो एमआरएनए है ये आपका 5 प्राइम पे ये 3 प्राइम पे पॉली ए टेल होता है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे जो प्राइमर हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसा यूज़ करेंगे, पॉली टी, मीन्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड टी का क्या होता है, प्राइमर होता है। तो ये प्राइमर को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा जो कि इसके बेसिस पे आपका क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये आरडीएनए के टेम्पलेट को यूज़ करके डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करता है, बना देता है, राइट? और जब ये डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएगा तो यहाँ पे आपका अल्कलाइन एंजाइम आता है, इसका नाम है आरएनएज, जो कि इस आरएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा, आपका डिग्रेड करने का काम करता है। आपको एक चीज़ बता दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास बड़ी यूनिक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला तो ये कि आरएनए डिपेंडेंट ये क्या कर सकता है, डीएनए पॉलीमराइज कर सकता है। दूसरा, ये आरएनए को डिग्रेड करने का भी काम करता है अगर इसको सूटेबल कंडीशन मिल जाता है तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे दिया जा रहा है अल्कलाइन कंडीशंस, इस कंडीशंस में आकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका आरएनए के स्ट्रैंड को डिग्रेड करने का भी क्या करता है, काम करता है। और आपका जब ये आरएनए डिग्रेड हो जाएगा तो ये जो स्ट्रैंड आपकी बची हुई है, अब इस पे आप पर क्या होगा, काम करना शुरू करेगा ये वाला आपका मॉलिक्यूल्स मींस एज ए टेम्पलेट के तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि सिंगल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है
जिसको सीडीएनए बोला गया और ये आपका हेयर पिन लूप का फॉर्मेशंस हो रहा है। इसको कट करने के लिए एस1 न्यूक्लियस एंजाइम आता है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि सीडीएनए की लाइब्रेरी में जो हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है उस लूप को कट करने के लिए या उसको हटाने के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है। तो एस1 इंडोन्यूक्लियस या एस1 न्यूक्लियस एंजाइम है। तो इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट का काम करेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका ये बन जाएगा। ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे कट कर देगा। कट करने के बाद ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम यूज किए गए। प्राइमर यूज किया गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया गया, आरएनएजीएच यूज किया गया जो कि आरएनए को डिग्रेड करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज किए गए और इसके बाद आपका यहाँ पे एस1 न्यूक्लियस यूज किया गया। तो ये कुछ एंजाइम है जिनके बारे में आपको एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी और आपको इनको ध्यान में रखना होता है। तो सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में आपने देखा कि क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या उसका पर्पस है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कौन-कौन से उसमें एंजाइम यूज़ होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के सेल्स से उसके डीएनए कंटेंट को निकाल करके उसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम से ट्रीट करा करके छोटे-छोटे फ्रेगमेंट में ले करके उसको क्या किया जाए, किसी प्लाज्मिड वेक्टर में क्लोन करा करके उसके सारे फ्रेगमेंट की कॉपी तैयार करके उसको रखा जाए। तो उसको आप जीनोमिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी का वेरिएशंस नहीं होता। ये किसी भी स्टेज पे अगर आप लेते हैं तो उसके जेनेटिक डीएनए के कंटेंट में कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो ये स्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि सीडीएनए लाइब्रेरी स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। डेवलपमेंटल स्टेज अगर अलग होगा तो उसका लेवल अलग आता है, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब क्या है, सिंपल कि अगर मान लीजिए आपका पूरा ये डीएनए है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ पे मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पार्शियल एंड कंप्लीटली क्या करते हैं, डाइजेशंस कराते हैं। और डाइजेशंस कराने के बाद ये छोटे-छोटे फ्रेगमेंट यहाँ पे न्यूमरस ऐसे बन जाते हैं और इन सारे फ्रेगमेंट को सूटेबल प्लाज्मिड वेक्टर को लेकर के क्या करते हैं, इसको क्लोन करा देते हैं और क्लोनिंग कराने के बाद इनका नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपी क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। और इन्हीं मल्टीपल कॉपी को तैयार करके फिर स्टोर करके रख लेते हैं, जिसको आप जीनोमिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, राइट। तो जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होगा, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको बताया जा रहा है कि जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड क्लोन्स और फेज लाइसेट कंटेनिंग आर डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। मीन्स जो कि आपके प्लाज्मिड में या फिर फेज में जाकर के क्लोन करा करके बनाए गए हैं। ओके, लैम्डा वेक्टर्स एंड ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से वेक्टर को आप जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्शंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सवाल आपका सीडीएनए के लिए पूछा जाता है। तो सीडीएनए के लिए हमेशा हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर को यूज करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड वेक्टर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लगभग आपका 15 केबी के आसपास माना जाता है। और 15 केबी का ही आपका आरएनए का सीक्वेंस होती है, तो उसको आप अच्छे से उसमें को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फेज डीएनए आपको बताया जा रहा है, मीन्स लेम्डा वेक्टर जो कि फेज का टाइप होता है। तो लेम्डा वेक्टर या फिर कॉस्मिड वेक्टर जो होते हैं, कॉस्मिड का मतलब होता है लेम्डा फेज प्लस प्लाज्मिड को जब मिला दिया जाए तो जो चीज़ बनेगा उसको आप कॉस्मिड के नाम से जानते हैं। ये पढ़ेंगे हम लोग अभी डिटेल में आगे। तो ये दो वेक्टर हैं आपके, लैम्डा फेज वेक्टर और कॉस्मिड वेक्टर, जो कि आपका जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं। रीजन कि लगभग जो आपके जीनोमिक डीएनए को जब मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशंस कराया जाता है तो इनकी जो लेंथ आती है वो लगभग 20 केबी से लेकर के 25 केबी के आसपास में आती है। और इन दोनों वेक्टर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो मोर देन 20 से लेकर के 28 केबी के आसपास तक की होती है। तो प्लाज्मिड डीएनए के कंपेरिजन में ये दोनों वेक्टर्स ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। इनकी होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स जो डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस का होल्ड करने का लेंथ है ये ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई इनको हम जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। लेम्डा वेक्टर एंड कॉस्मिड वेक्टर ये दोनों ही जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि प्लाज्मिड वेक्टर आपका यूज किया जाता है सीडीएनए की लाइब्रेरी को बनाने के लिए। क्योंकि प्लाज्मिड में सीडीएनए में अपने आपको एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, जो कि एमआरएनए आपका छोटा साइज का होता है, जबकि यहाँ पे अपने जीनोमिक डीएनए को डाइजेस्ट कराया हुआ है तो उसकी जो लेंथ बनती है डाइजेशन के बाद वो लगभग आपका 20 से लेकर के 28 या 30 के आसपास का बनता है। तो और जो ये वेक्टर होते हैं आपके लैम्डा वेक्टर और आपका कॉस्मिड वेक्टर, इन दोनों की होल्डिंग कैपेसिटी लगभग 28 से 25 के आसपास केबी की मानी जाती है। तो इसलिए ये सुटेबल कैंडिडेट माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जीनोमिक लाइब्रेरी का। जीनोमिक लाइब्रेरी में आपने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए आपका ये जीनोम है और इसके पास ये कट साइट्स हैं कई कई ढेर सारे। तो डिफरेंट आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कराता है, पार्शियल एंड फुल डाइजेशन करा दिया जाता है। कराने के बाद आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं और इन सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करा करके इसको किसी सुटेबल होस्ट सेल्स में क्या किया कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद देखिए जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जो कि ये बता रही है कि बैक्टीरिया बहुत तेजी से
ग्रो कर रहा है और जब ये ग्रो करेगा तो डेफ़िनिटली ये वाले जो डीएनए होंगे इनकी भी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ से फिर हम इनको क्या करते हैं प्यूरीफाई कर लेते हैं और उन डीएनए के सीक्वेंसेस को इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। तो किसी इंडिविजुअल्स के होल जीनोम को मीन्स होल डीएनए के सीक्वेंस को मल्टीपल रेसेसिन एंजाइम से क्या किया जाए डाइजेस्ट कराया जाए, फिर उसको क्लोन करके उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार की जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं। जबकि किसी इंडिविजुअल्स के एमआरएनए का अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना करके उसकी लाइब्रेरी बनाया जाए तो उसको आप सीडीएनए लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है वो हमको जीनोम सीक्वेंसिंग में इंफॉर्मेशन देती है, जबकि सीडीएनए लाइब्रेरी जो होती है वो तब हमको काम आती है जब हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स का एक्सप्रेशंस कराना होता है यूकेरियोटिक सेल्स का प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो उस टाइम पे हमको सीडीएनए लाइब्रेरी का यूज आता है। सीडीएनए लाइब्रेरी में आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज होता है, जबकि यहाँ पे कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज नहीं होता। यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज होता है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक आपके डिफरेंसेस होते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी में और इनके यूजेस के बेसिस पे। सो आपने देखा कि क्या है आपका जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, लेकिन इससे पहले ही देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ है और अभी अलाउ कर रहा है कि नहीं पढ़ाने के लिए। ओके, सो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि जो आपका आरडीटी टेक्नोलॉजी है उसके जो बेसिक टूल्स हैं, कौन-कौन से एंजाइम्स हैं, क्या-क्या उनका यूजेज होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप्स क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनके क्लीवेज पैटर्न क्या होते हैं, राइट? और आपने ये देखा कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सारे जो पॉसिबल आपके जो एस्पेक्ट्स थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किए गए और डेफिनिटली यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टी से पूछा जाए, चाहे क्लीवेज फ्रीक्वेंसी से पूछी जाए या फिर आपका उनके जो टाइप्स होते हैं उनसे भी सवाल आपसे बनता है। ओके, तो कल की क्लास में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कल के ही क्लास में सारा का सारा वेक्टर पूरा खत्म हो जाए और वो वेक्टर कौन-कौन से हैं यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे और अगर हो सके तो थोड़ा-सा पढ़ कर के भी आइएगा। ये सारे वेक्टर्स आपको पढ़ने हैं। अ इतने सारे वेक्टर्स आपके उसमें दिए गए हैं पढ़ने के लिए, राइट? तो ये सारे वेक्टर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। आपका जिसमें होगा प्लाज्मिड होगा, बैक्टीरियोफाज होगा, कॉस्मिड होगा, फेजमिड होगा, शटल वेक्टर होगा और फेजमिड होंगे। ये आर्टिफिशियल वाले में से आपको सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 2 पढ़ना है, बैक पढ़ना है और एग पढ़ना है, राइट? तो ये मिला-जुला करके 6 आपके पास वेक्टर हो जाते हैं। इन 6 वेक्टर्स की स्टडी हम लोगों को डिटेल में करनी रहेगी कि क्या है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है और किस तरीके से ये एक-दूसरे से डिफर होते हैं और कौन सबसे बेस्ट वेक्टर माना आपका जाता है, राइट? तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो होपफुली कि बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया गया वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग थोड़ा-सा अगर अपना भी एफर्ट लगाएँगे तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी। कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉसिबल आपके क्वेश्चंस बन सकते थे उनको भी मैंने वहाँ पे डिस्कस करते हुए आपको बताया कि हाँ, आपको यहाँ-यहाँ पे चीज़ों पे ध्यान देना रहेगा। ओके? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। क्या चाहते हैं आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं? अभी प्रेशर ज़्यादा है? नहीं, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 1-2 दिन का गैप मिलता है, उस 1-2 दिन में गैप में तैयारी आपकी हो पा रही है कि नहीं? और इस टेस्ट का कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जा रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे तो कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो फिर टेस्ट को अच्छा शिप्रा ने बोला है कि टेस्ट देना है? ठीक है, तो ठीक है फिर रेडी रहिए, हमको क्या दिक्कत है? टेस्ट दीजिए फिर आप लोग। ओके, सो रेडी रहिए कल के टेस्ट के लिए। हाँ, हाँ, 6 बजे 6 बजे। टाइमिंग जो शेड्यूल होगा वो वही रहेगा। आप 6 बजे टेस्ट दीजिए, फिर इसके बाद 8 बजे अपनी क्लास लीजिए। फिर आप फिर 10 बजे की क्लास में आप आकर के उसके पेपर को डिस्कशन को भी देखिए। तो कल थोड़ी-सी ड्यूटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 से 7 पहले आप टेस्ट दीजिए, फिर 8 से साढ़े 9 तक आप क्लास लीजिए, फिर उसके बाद 10 से 11 साढ़े 11 तक आप पेपर के डिस्कशन में भी इन्वॉल्व होइए। तो इतना लेबर आपको मतलब वर्क करना रहेगा डेली बेसिस पे अगर आप इतना करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? कविता सिन्हा आपसे कुछ बात करना चाहूँगा मैं, अगर आप सुन रही हैं मेरी आवाज़ तो। आज आपका शायद मेरे ख़्याल से दूसरा या तीसरा क्लास है ना? ओके, ओके, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे की मिस आउट हो गई हैं। सो क्या आप बीच में से क्लास अटेंड कर रही हैं? वैसे ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ा ये स्टार्टिंग से सभी लोगों के लिए है, तो होपफुली कि आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो फिर आप उसे पूछ सकते हैं, चाहे आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकती हैं या फिर अब यहाँ पे लाइव जब क्लासेस होती है तो वहाँ पे भी अपने डाउट का आप रख रख सकते हैं, ठीक है?
ओके, ओके। ठीक है फिर। ओके, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।